नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि मेडिकल से जुड़ी, मेडिसिन से जुड़ी या बीमारियों से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको मुहैया कराई जाए जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो, या फिर जो जानकारी हो वो हो सकता है कि थोड़ी कम हो या अधूरी हो। इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी से। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी भी मेडिसिन पे जब आप बात करते हैं तो मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो ये समझा जाता है कि वो फ़ायदा तो कर रहा है शरीर में, लेकिन क्या उसका नुकसान भी हो सकता है। जैसा एक कहा जाता है कि एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज़्यादा अगर खा लिए तो वही रेजिस्टेंस वाली बात है, या वो आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये जो मेडिसिन है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या इसकी मात्रा कम ज़्यादा करने से कोई नुकसान है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने और उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है बहुत। वो इसलिए कि सपोज़ ये दवाएं दूसरी दवाओं के साथ दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि ना तो इनका ड्रग इंटरैक्शन है, किसी दूसरी दवा के साथ इंटरैक्शन नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं अगर साइंटिफिक वे में डेवलपमेंट किया गया है और उसका जो डोज डिसाइड किया गया है, जो रेकमेंडेड डोज है उसमें दी जा रही हैं, तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अब जैसे मेरी मलेरिया की मेडिसिन है तो मैं विजिटिंग फैकल्टी था मणिपाल यूनिवर्सिटी में। उस समय मैंने टेस्ट करवाया कि मेरी मेडिसिन का जो है वो सेफ्टी मार्जिन क्या है। सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं कि एक थेराप्यूटिक डोज उसको बोलते हैं कि आपको जैसे एक एक गोली दिन में 2 बार देनी है, और टॉक्सिक डोज उसका क्या है, यानी कि किस डोज में दें तो पेशेंट को काफ़ी नुकसान हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। तो एक हुआ थेराप्यूटिक डोज और दूसरा हुआ टॉक्सिक डोज। तो ये दोनों के बीच में कितना गैप है वो सेफ्टी मार्जिन कहलाता है। अच्छा, यानी इस मार्जिन के अंदर आप काम कर रहे हैं तो पेशेंट ठीक है मरेगा नहीं। तो लगभग एलोपैथिक की जो एंटी मलेरियल हैं उनका सेफ्टी मार्जिन जो है ना वो ऐसा होता है, यानी हार्डली थोड़ा सा गैप, यानी एक टेबलेट आपको लेनी है तो उसकी जगह आपने 2 टेबलेट ले ली तो हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, सेफ्टी मार्जिन उसका बहुत नैरो। ये दवाएं जो हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें सेफ्टी मार्जिन मैंने टेस्ट करवाया मलेरिया के लिए अपनी दवा का, तो रिपोर्ट में ये आया कि 69% टाइम्स ऑफ द recommended डोज इज ए सेफ डोज। मैंने एक कैप्सूल दिन में 3 बार बोला है लेने को, तो 69 कैप्सूल सुबह, 69 दोपहर में और 69 कैप्सूल रात के टाइम, यानी रोज़ के कितने हो गए, लगभग 207 कैप्सूल। बेनुकसान नहीं करेगा। एक दिन में खा लिया तो भी नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस तरीके से हैं? क्योंकि ये देखा जाता है कि मेडिसिन जो है वो नेचुरल वे में अगर होती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, काम बहुत अच्छे से करती है। तो क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखा आपने? उन चीज़ों को ध्यान में रखा, और एक जगह नहीं कई जगह मेंशन्ड है जो डेडिकेटेड रिसर्च वर्कर्स हैं। अब इंटीग्रेटिव मेडिसिन में मैं आपको बोलूं तो बहुत बड़ी हस्तियों ने काम किए हुए हैं पहले से, इवन अपने इंडिया में भी। तो सर रुस्तम जाल वकील, उन्होंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेसरपिन, जिसका ओरिजिन है राव वोल्फिया अल्कलाइड बोलते हैं, प्लांट जड़ होती है वो, उसमें से, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे उन्होंने बहुत काम किया, बहुत पेपर पब्लिश किए। और वो कार्डियोलॉजिस्ट थे बाय प्रोफेशन, एलोपैथिक डॉक्टर, MBBS, MD, DM
सब डिग्रियां उन्होंने लंदन से ली अच्छा। और काम किया इंटीग्रेटिव मेडिसिन रेसरपिन में। तो इसमें एक चीज़ तो है, ऐसे लोगों का जो काम है उसको बहुत गहराई में जाके देखें तो उनके काम में मिल जाता है हमको कि थोड़ा कॉम्बिनेशन जो है ना वो करना पड़ता है, और उसमें भी नया कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। अगर आपको बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो वो नया कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, वो किया और उसके बाद देखा, ऑब्ज़र्व किया तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले उसमें। तो अच्छा, आप अपने हिसाब से अगर अपनी मेडिसिन और अपने पेशेंट को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपने उसमें सफलता हासिल की है। एक ऐसी इंटीग्रेटिव मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत जानलेवा बीमारी से लोगों की ज़िंदगी बचा रही है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपकी मेहनत लगन तो है ही, लेकिन इसके पीछे आप और किसी को श्रेय देना चाहते हैं कि और कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जब आप किसी नई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, नई मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, ऐसे होपलेस पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो कौन सी शक्तियाँ आपको लगता है कि काम करती हैं? आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुँचे हैं, और मेरा जो सेंटिमेंटल कॉर्नर है वो उससे जुड़ा हुआ है। उससे जुड़ा हुआ है, उसको आपने टच किया। तो देखिए, बहुत से डॉक्टर हैं, सब अपना अपना ड्यूटी करते हैं, अपना लगन से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक मैंने किया है, रिसर्च में भी बहुत लोग हैं अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो मार्क की जा सकती है कि जो सफलता है और श्रेय है और संतोष, आत्मिक संतोष है, और रियल में जो रिज़ल्ट है वो तो कुछ लोगों को हासिल हो पाता है। तो मुझे हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ईश्वरीय शक्ति है, माता पिता का उसमें आशीर्वाद है, रोल है, लोगों का उसमें सबका रोल है, पूरे समाज का रोल है। सबसे ज़्यादा मैं सोचने को मजबूर होता हूँ तो एक है ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा रोल है। वो कौन है? टीचर, शिक्षक। तो मेरे जो शिक्षक रहे उनको मैं ये श्रेय दूंगा, उनका ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, जिसके कारण मुझे सफलता मिलती जा रही है। उसका एंड नहीं दिख रहा है मुझे, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो काम करूँगा, सफलता मिलेगी। तो जो 3 मेरे टीचर हैं मेरे हिसाब से, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, और तीसरे टीचर भी कॉलेज में, जहाँ से बाद में मेरे को मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिला और मैं उसके लायक बना। तो स्कूल में बायोलॉजी के टीचर थे गिडियन सर। साइंस कॉलेज में आए तो जूलॉजी में मैडम प्रतिमा घोष, और बॉटनी में टीचर थे डॉक्टर ML सोनार। ये 3 के कारण, ये मेरे 3 टीचर, उनके कारण आज जो कुछ मैं हूँ उनके ब्लेसिंग्स के कारण। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने टीचर्स को याद रखा और उनके मार्गदर्शन की बात की, लेकिन वही टीचर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी कोई सी ऐसी प्रेरणादायक बात या उनका बोला गया कोई कोट आपकी ज़िंदगी में बहुत असर कर गया, वो आपको, आपके लिए आगे की दिशा बढ़ा दिया? क्या ऐसा कोई वाकया होता है ज़िंदगी में? सबके साथ नहीं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि स्टूडेंट की ज़िंदगी किसी टीचर की वजह से बदल जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो क्या ऐसा मोटिवेशन मिला आपको इन तीनों से? क्योंकि सब्जेक्ट तो पाठ्यक्रम के ही पढ़ाए जाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, ज़रूर मिला। क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। प्री मेडिकल टेस्ट PMT वो क्लियर करना
अभी जो नीट की एग्ज़ाम होती है तो उसमें क्या क्या हो रहा है वो न्यूज़ में आप सुन रहे हैं, तो वो तो जानने की भी इच्छा नहीं होती, नफ़रत होती है उन बातों से। लेकिन हमारे टाइम पे जो पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, वो रियल में एक टेस्ट था, टफ था बहुत। सही रियल उसका कसौटी होता था स्टूडेंट का। जो लायक होते थे वही जा पाते थे, जनरल कैटेगरी में तो कम से कम। तो एक डर रहता था कि मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के लिए होगा भी या नहीं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में नहीं माना जाता था, क्योंकि वो तो लोग क्या सोचेंगे कि कितने मार्क्स आए उसी से ब्रिलियंसी का पता चलता है, बाकी अंदर क्या है वो तो कुछ इतना पता नहीं चल। तो मेरे मार्क्स हमेशा कम आते थे, जितने चाहिए बस उतने आ जाते थे ऐसा तो उस समय मुझे डर था कि मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जो जूलॉजी वाली मेरी टीचर थी मैडम प्रतिमा घोष, मैंने उनसे 2-3 बार पूछा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं इस चिंता में रहता हूँ। उन्होंने बोला था बेटा क्यों कंफ्यूज क्यों रहते हो, और मैंने बताया कि मैडम ये प्रॉब्लम, प्रकाश तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। ये उनका जो सेंटेंस था, और कम से कम 10 बार उन्होंने सुनाया होगा मुझे, वो मुझे लगता है कि दिल में बैठ गया, असर कर गया। असर कर। हाँ, तो आप मानेंगे मेरे सबसे ज़्यादा पीएमटी में जो सब्जेक्ट था जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए और जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, वो जूलॉजी था, मैडम का सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि मोटिवेशन जो है कई बार एक वर्ड से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, जैसा आपने कहा, और आज आप एक बड़े डॉक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो डॉक्टर प्रकाश से आज हमने बहुत सारी बातें की कि आखिर जो इतने तरीके की मेडिसिन आ रही है, रिसर्च मेडिसिन है, उनमें क्या अंतर होता है, ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट की पद्धति है उसमें कैसे कारगर मरीजों को इलाज पा रहा है। तो हमें लगता है कि ये पूरी जानकारी आज आपको विस्तार से हमने दी और ज़रूर समझ में आई होगी। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।